नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार का दिन और आज कई सारे ट्रिगर्स हैं। इनफैक्ट मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले खड़े हम, और साथ ही आज कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री की बैठक जो कि सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ होने जा रही है, सब कुछ फोकस में है। आज का दिन काफी एक्शन पैक रहेगा। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं समझ लेते हैं, फिर एक एक करके रणनीति, साथ ही कौन सी खबरें फोकस में रहेंगी, ब्रोकरेज का एक्शन कहां पर देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट से भी बात होगी और कमोडिटी बाजार का भी जायजा लेंगे। सबसे पहले विदेशी बाजार को आप देखिए। आज कह सकते हैं कि बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में हल्की सी ही बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। आप देखें करीब 11,295 के लेवल्स पर यहां पर एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में, लेकिन हांगकांग के बाजार करीब 70 अंकों की बिकवाली दिखा रहे हैं और यहां पर बिकवाली का दबाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है। साथ ही जापान के बाजार में भी करीब आधे % की गिरावट आप देख पाएंगे। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, 200 अंकों के दायरे में कारोबार के बाद डाउ आखिरकार 205 अंकों की गिरावट के साथ निचले स्तरों पर ही बंद हुआ है। और साथ ही आज रात ब्याज दरों पर अमेरिकी फेड का फैसला आने वाला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। इससे जुड़ी जानकारी और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बताने के लिए दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, इवेंट स्पेसिफिक दिन आज भारतीय बाजार के लिए भी है और विदेशी बाजार में भी काफी सारे ट्रिगर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल, बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि आपने कहा फेड की मीटिंग पर नजर है। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव का अनुमान नहीं है, पर फिर भी इकोनॉमी पर क्या कमेंट्री होती है, कोरोना की स्थिति दोबारा से खराब होने की वजह से कितना और परेशानी आ सकती है, और क्या फेड और एक एक्सटेंशन की प्लान कर रहा है जहां तक उनके स्टिमुलस मेजर्स का अनाउंसमेंट है। ऑलरेडी जो उनका लेंडिंग प्रोग्राम है वो इस साल के अंत तक एक्सटेंड कर दिया गया है क्या, या फिर कुछ और राहत के मेजर्स फेड की तरफ आ सकते हैं, उस पर नजर रहेगी। उससे पहले देखें तो डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं इस समय, एसजीएक्स निफ्टी भी एकदम सपाट है। एशिया में थोड़ा सुस्त ट्रेड होते हुए दिख रहा है, बट थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट है मार्केट में फेड की मीटिंग से पहले, वैसा कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कल शाम भी अगर आप देखें तो डाउ सीमित दायरे में ही रहा, हालांकि 200 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ जरूर है, पर अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा गिरावट इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में नहीं आई थी। सिर्फ और सिर्फ आईटी शेयर्स में जो गिरावट आई है उसकी वजह से हमने डाउ में प्रेशर देखा और साथ ही नैस्डैक में भी देखा, जहां पर 1.25% की गिरावट आते हुए दिखी है। कुछ नतीजों के दम पर भी रिएक्शंस आए। 3M और मैकडॉनल्ड्स दोनों के ही कमजोर नतीजे आए, इसकी वजह से थोड़ा मूड जरूर बिगड़ा है। पर दूसरी तरफ फाइजर के काफी अच्छे नतीजे आए और वहां पर हमने स्टॉक में 4% का उछाल आते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी शेयर्स में जो प्रेशर है उसकी एक और वजह है, आज एंटी ट्रस्ट मामले में सुनवाई है यूएस में, और 4 दिग्गज आईटी कंपनीज एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट जो कि गूगल है और फेसबुक, इनके सीईओज कांग्रेस के सामने गवाही देने वाले हैं। ये पूरा मामला है कि क्या ये कंपनीज जो अमेरिका में ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, अपनी मार्केट पोजीशन का फायदा उठाती हैं और कंपटीशन को बढ़ने नहीं देती हैं। इस पर सुनवाई होने वाली है और ये एक एक्सप्लोरेटरी हियरिंग है, जहां पर फिर आगे जाकर इस पर विचार होगा कि क्या इन कंपनीज को ब्रेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी और इतनी डोमिनेंट हो गई हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हियरिंग है, देखना पड़ेगा क्या सुनवाई होती है। उससे पहले हमने देखा कि इन स्टॉक्स में काफी प्रेशर आया, जिसकी वजह से पूरी अमेरिकी मार्केट पर प्रेशर आते हुए दिखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार मिले जुले रहे। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने में हल्की सी गिरावट आई, बट एक रेंज में ही ट्रेड हुआ। क्रूड में भी एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 2 साल के निचले स्तर से यहां पर हल्का सा रिबाउंड आया है फेड की मीटिंग से पहले। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही कोरोना के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या कोई राहत की खबरें आ रही हैं, देश और दुनिया में नंबर्स कैसे लग रहे हैं? देश और दुनिया के नंबर देखें तो लगभग कल भी बात करें तो दुनिया भर में 2.5 लाख के करीब नए मामले सामने आए हैं। 5,500 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमित लोगों की संख्या 1,70,00,000 के पास है और मरने वालों की संख्या भी 6,62,000 के पार है। भारत में बात करें तो कल फिर से 50,000 के करीब नए मामले सामने आए और 770 लोगों की मौत हो गई है। अब भारत में 15,32,000 लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या भी 34,000 के पार है इस समय। एक्टिव मामले अब 5 लाख के पार हैं और रिकवरी भी अब 10 लाख के करीब पहुंच रही है। इन सब में एक अच्छी बात है या फिर एक थोड़ी राहत की बात दे सकते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई दोनों जगहों पर हमने देखा है कि नए मामलों में गिरावट आई है। तो मुंबई के नए मामलों में कल गिरावट आते हुए देखी और महाराष्ट्र एज अ होल वहां पर भी नए मामलों में गिरावट आते हुए देखी है। 3 महीने बाद कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर आई है। ये सिर्फ एक दिन का ट्रेंड है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये सस्टेन
सस्टेनेबल ट्रेंड है कि नहीं, पर हाँ इस समय में अगर ऐसी खबर आए तो कहीं ना कहीं राहत के संकेत होते हैं। देखते हैं कि ये सस्टेन हो पाता है कि नहीं। पर बाकी देश की बात करें तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं और नए मामले रिकॉर्ड के करीब ही हैं, तो वहाँ पर कोई राहत इस समय तो नहीं है। यूएस की बात करें तो 64,000 नए मामले सामने आए यूएस में भी, और ब्राज़ील में भी कल 41,000 नए मामले सामने आए। तो अभी भी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत कह सकते हैं गिरावट की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कोरोना के आंकड़े बढ़ जरूर रहे हैं। लेकिन एक राहत की बात कि महाराष्ट्र और मुंबई में जहां पर काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा था, वहां पर अब जो केसेज हैं उसकी गति कम होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि ये कितने सस्टेनेबल हैं ये जरूर देखना होगा। आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईज कैश मार्केट में कर रहे हैं खरीदारी करीब 246 करोड़ की, वहीं डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली 1070 करोड़ की, और साथ ही एफआईआईज वायदा बाजार में करीब 735 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो क्लियरली एफआईआईज की तरफ से तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी आ रही है, लेकिन 1017 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से आते हुए हम देख रहे हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से, जानते हैं उनसे रणनीति। अनिल सर गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत, अमेरिकी बाजार कल गिरावट देख रहे थे और आज हांगकांग के बाजार में करीब 70 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। गिरावट ज्यादा बढ़ती हुई भी दिख रही है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अपने आप को संभाल रहा है। भारतीय बाजार के लिए विदेशी संकेत कैसे लग रहे हैं, आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? विदेशी संकेत, गुड मॉर्निंग मानसी। विदेशी संकेत हमारे लिए थोड़ी सुस्ती के, हल्की कमजोरी के हैं। वैसे अमेरिका में जितनी कमजोरी हुई, कमोबेश हमें आशंका थी कि थोड़ा कमजोर हो सकता है अमेरिकी बाजारों का ट्रेंड। डाउ फ्यूचर्स सुस्ती दिखा ही रहे थे, लेकिन हाँ 200 पॉइंट गिरे हैं तो थोड़ा सा वो चिंता तो है। और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स में भी खरीदारी लौटती नहीं दिख रही है। एशियाई बाजारों में थोड़ा सा नुकसान है। तो एशियाई बाजारों की जो कमजोरी है और डाउ फ्यूचर्स की जो कमजोरी है, वो बाजारों को बढ़ने की जो स्पीड है उसको धीमा करेगी, ये बात तय है। अब आइए जो आज के लिए अच्छी बात है, अच्छा सपोर्ट बाजार में निचले स्तरों पर आता हुआ दिखेगा। उसकी वजह ये कि एफआईआईज के आंकड़े काफी बेहतर आए हैं। कैश मार्केट में बड़े दिनों बाद छोटा ही सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा आया है। वायदा कारोबार में 1000 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद लिए, 350 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स में खरीदारी की है। तो नेट जो हम 2 दिनों से बात कर रहे थे कि देखिए एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है, वायदा कारोबार में खरीदारी शुरू की है, अब वो कैश मार्केट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक आंकड़ा है जो निचले स्तरों पर बाजार को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। फिर आपको एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले ट्रेड करना है। तो देखिए निफ्टी तो कमजोर होगा नहीं, ये बात एकदम तय है। खाली बैंक निफ्टी पर नजर रखिए कि बैंक निफ्टी वाकई में कल की एक बड़ी उछाल के बाद टिक पाता है नहीं। निफ्टी में तो बहुत साफ साफ मजबूती के संकेत, और 10,150, 11,150 और 11,225 ये निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट रहे हैं जो आसानी से टूटने वाली है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 11,400, 11,450 की रेंज फाइनल टारगेट बनेगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 21,600, 21,850 आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी का काम करेगा। और ऊपरी स्तर पर 22,400, 22,600 की रेंज पर आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर देखिए, वैसे मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले सावधानी से ट्रेड जरूर करना होगा, लेकिन अच्छी बात भारतीय बाजार के लिए है कि एफआईआईज की तरफ से सपोर्ट आता हुआ जो देखने को मिल रहा है। कैश मार्केट और साथ ही वायदा बाजार में जो खरीदारी के आंकड़े हैं वहां से सहारा जरूर मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि विदेशी बाजार के संकेत आगे किस तरह से ट्रेड करते हैं वो देखना काफी अहम हो जाता है। सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए 11,150 से 11,225 के मानकर चले, ऊपरी रेंज 11,400 से 11,450 की होगी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें 21,600 से 21,850 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 22,400 से 22,600 की ऊपरी रेंज होगी जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें आज फोकस में रहेंगी?
गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले आप देखिए जो माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट का जो आईपीओ खुला है वो आज आखिरी दिन है, आज बंद होता हुआ दिखेगा, लेकिन कल ही ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका था। 1.2 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का जो हिस्सा है वो करीब 83% तक बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन एनआईआई की तरफ से 1.65 टाइम्स का रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल रहा है और साथ ही आईपीओ के जरिए 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। प्राइस बैंड 274 से लेकर 275 रुपीज प्रति शेयर पर है। इसके अलावा आज बैंक्स पर नजर रखें, स्पेशली छोटी बैंक्स पर भी नजर रखनी होगी, सरकारी बैंक्स पर आप नजर रखिए, क्योंकि आज पीएम मोदी बैंकर्स और दिग्गज सचिवों के साथ एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें कोविड के चलते जो लिक्विडिटी की दिक्कतें हैं इस पर भी चर्चा होती हुई दिखेगी, अन्य समस्याओं पर भी आज चर्चा होती हुई दिखेगी और इसके अलावा जो एमएसएमई लेंडिंग है इस पर आज फोकस होगा, तो इस पर भी आप नजर रखें। वैसे एक खबर हमने आपको कल ही बता दी थी, तो इस खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है आज, तो इस पर नजर रखें। इसके अलावा स्पेंसर्स राइट इश्यू जो है उसकी आज रिकॉर्ड डेट है, इस पर नजर रखनी होगी। नतीजों के लिहाज से कल नेस्ले के नंबर्स आए थे जो कि इनलाइन ही आते हुए दिखे। आप देखिए जो बिक्री है करीब 1.5 गुना बढ़ती हुई दिखी है। एक्सपोर्ट्स के चलते इनको थोड़ा सा हिट आता हुआ दिखा। इस बार एक्सपोर्ट्स इनके करीब 9% तक कम होते हुए दिखे। अनुमान था 1 से 2% बढ़ने का और इसके अलावा डोमेस्टिक बिक्री जो है करीब 2.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 5% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार करीब 24.5% के लेवल्स के आसपास रहे, 23.7% से बढ़कर, और मुनाफे में 11% तक की बढ़त आई है इफेक्टिव टैक्स रेट के चलते। इंडसइंड बैंक अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे। ब्याज से आय 16% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मुनाफा 67% तक घटा है प्रोविजंस के चलते, क्योंकि प्रोविजंस आप देखिए 424% तक सालाना आधार पर बढ़ते हुए दिखे हैं। एसेट क्वालिटी इस बार 2.53% पर आती हुई दिखी है, 2.45% से थोड़ा सा बढ़कर, लेकिन अनुमान से कम जीएनपीएस बढ़ते हुए दिखे। नेट एनपीएस भी 0.86% पे है, 0.91% से घटकर। और इसके अलावा जो अहम खबर है इंडसइंड को लेकर ये थी कि कंपनी की जो मॉरिटोरियम है बैंक की वो अब 50% से घटकर 16% पर आ चुकी है। इसके अलावा जो प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए बैंक 3,288 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है बैंक की, जिसमें प्रमोटर्स अपना 15% हिस्सेदारी मेंटेन करने के लिए करीब 800 करोड़ का निवेश करेंगे और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एआईए और रूट वन ग्रुप इसमें निवेश करता हुआ दिखेगा प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए। आरबीएल बैंक नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। ब्याज से आय 27% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा इस बार 47% कम हुआ है प्रोविजंस के चलते, और जो एसेट क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा इस बार नेट एनपीएस जो है उसमें सुधार आता हुआ दिखा है। जीएनपीएस हल्के से बढ़ते हुए दिखे हैं 3.45% पर। आईडीएफसी बैंक मजबूत नंबर्स इस तिमाही में भी आते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार देखिए 93 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, लॉस से मुनाफे में आई है बैंक, और इसके अलावा जो ब्याज से आया है करीब 38% तक बढ़ती हुई दिखी और जीएनपीएस भी इस बार घटते हुए दिखे। एसेट क्वालिटी में सुधार इस तिमाही में आता हुआ दिखा है। एनआईटी टेक नंबर्स इस बार अनुमान से हल्के से कमजोर दिख रहे हैं। जो आय है वो इस बार करीब 4% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही जो मार्जिन है वो इस बार 14% से घटकर करीब 10% के लेवल्स के आसपास आते हुए दिखे हैं। और साथ ही कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं वो हल्के से, जो ऑर्डर डील्स है वो इस बार थोड़े से बढ़ते हुए दिखे, इस पर नजर रखें। आईटीसी, डाबर, मेरिको, एशियन पेंट्स, जो भी कंपनी सैनिटाइजर बनाती है, हैंड सैनिटाइजर, इन पर आप आज नजर रखें, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर्स की बिक्री के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको ये कहा गया है और इसी के चलते आज फोकस में रहेगा। और आईआरसीटीसी इस पर भी नजर रखें, जहां पे भारतीय रेलवे को लॉकडाउन के चलते इस वित्तीय वर्ष में करीब 35,000 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई है, इस पर नजर होगी। तो आईआरसीटीसी साथ ही रेलवे कंपनीज पर आज के ट्रेडिंग सेशन में सेंटिमेंटली इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा इसका। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो क्लियरली ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा। इनमें कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं ढेर सारे, उस पर भी नजर होगी। ट्रिगर्स भी हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी हैं जिनके दम पर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज देखने को मिल सकती है। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति सुझाई है, आइए उसे देख लेते हैं। हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर मैं ऑप्शन की लेने की सलाह दूंगा। तो 165 रुपए की कॉल 2 रुपए 35 पैसे पर ली जा सकती है और वो जुलाई की ऑप्शन बता रहा हूँ, और स्टॉप लॉस उसका 1.4 रुपए रहेगा और टारगेट रहेगा आपका 46 रुपए। तो आप इस तो ये ऑप्शन का प्राइस है 46 जो टारगेट प्राइस है, और ध्यान रखिए कि ये 2 दिन का ही ऑप्शन है।
तो शर्मा जी की तरफ से हिंडाल्को जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 165 की कॉल खरीदने की राय, टारगेट यहां पर 4.6 का, वहीं स्टॉप लॉस 1.4 का आपको लगाना होगा। हम हर रोज शाम 7:30 बजे हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में ऑप्शन की दमदार स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा बताते हैं कमाई के ऑप्शंस के ट्रेड। तो कमाना है मुनाफा तो हमारी इस खास पेशकश को हर रोज शाम देखना बिल्कुल ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से यहाँ पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि 3 कॉल्स है, तीनों खरीदारी की हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से मारुति के कैश मार्केट में खरीदारी की राय आ रही है। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है 6500 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 6099 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से बजाज इलेक्ट्रिकल्स और साथ ही इन्फोसिस दोनों पर ही खरीदारी की राय आती हुई हम देख रहे हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स आप देखिए 450 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 430 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा, खरीदारी की जा सकती है। वहीं इन्फोसिस में 990 के लक्ष्य को मानकर चले, 940 का एक स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें, यहां पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। लेकिन चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जान लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर टॉपिक्स दे रहे हैं, वो सेक्टर्स पर उनका नजरिया क्या है, साथ ही बाजार पर क्या कहेंगी। सिमी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले क्या बाजार में आज उतार चढ़ाव देखेंगी आप? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि मार्केट में कल अच्छा ब्रेकआउट आया था, निफ्टी में एक 11,300 के आसपास बंद किया था। उतार चढ़ाव तो मानसी हो ही सकता है, इतना ऊपर आ चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, पर जितना बढ़िया सा ब्रेकआउट कल निफ्टी ने दिया था, मुझे लगता है कि आज के दिन भी खरीद कर चलने का ही सलाह देना है। करंट लेवल पर खरीद सकते हैं। अगर ओपनिंग के बाद थोड़ा सा सुस्ती दिखाता है स्टॉक, निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाता है, तो भी मुझे लगता है कि 11,200 का लेवल इतना जल्दी क्रॉस हो जाएगा, ये तो सोचा नहीं था, पर जब क्रॉस हो ही गया है, अब कोई भी डिप में 11,200 ही सपोर्ट का काम करेगा, तो 11,200 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। और टारगेट के लिहाज से मैं इस बार देख रही हूँ 11,380 से 430 का, यही पहला पड़ाव है जो निफ्टी को पार करना पड़ेगा। तो वही आज के लिए या कल तक के लिए टारगेट निफ्टी का होगा 11,380 से 11,430। खरीदारी डीप में करना है। दूसरा, बैंक निफ्टी में अगर खरीदना है तो मुझे लगता है कि डीप का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल अच्छा रिकवरी बैंक निफ्टी में देखा गया था, पर आखिरी सेशन में एकदम सरेंडर कर दिया था। तो मुझे लगता है कि आज भी डीप का इंतजार करना पड़ेगा। 20,900, 21,900, 21,850 इस जगह पे अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो वहां पर खरीदने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस होगा 21,700 के नीचे और टारगेट 22,450 से 22,550 का ही रख रही हूँ, क्योंकि वही बैंक निफ्टी का पहला पड़ाव है। ये अगर क्रॉस, इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तो इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगा। तो 22,450, 22,550 का टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को भी लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके ही चलने का सजेशन है, 21,700 का स्टॉप लॉस के साथ। मानसी बिल्कुल सिमी, कोई स्टॉक्स या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, कोई राय आप देंगी? स्टॉक में मानसी 2 स्टॉक में सजेस्ट करूंगी। एक इन्फोसिस, जिसमें कल जबरदस्त ब्रेकआउट देखा गया है, मुझे लगता है कि वो आज भी तेजी मेंटेन करेगा। इन्फोसिस को खरीदने का सलाह होगा। 960 के आसपास कल बंद किया था, मुझे लगता है कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह देना है मुझे। 949 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करके चलना है। 972, 979 ये 2 टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को खरीदा जा सकता है। मेरा दूसरा स्टॉक बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, जिसमें अच्छा खरीदारी, अच्छा तेजी कल देखा गया था आखिरी सेशन में, तो मुझे लगता है कि आज भी ये स्टॉक गेन मेंटेन करेगा। 425 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का सलाह होगा। 452 और 465 ये 2 टारगेट्स के बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पे सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर है मानसी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लास्ट वीक मैंने सजेस्ट किया था एसपीएल में, सुबह वाली जो शो होता है 10 से 11, जो जहाँ पे शॉर्ट टर्म और पोजिशनल लॉन्ग टर्म कॉल दिया जाता है, वहाँ पे मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स कॉल दिया था, तो वो चल गया है। और इन्फोसिस मैंने 2 दिन पहले 12:30 में मैंने टीवी में दिया था, संदीप का शो में, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि इन्फोसिस में एक ब्रेकआउट आने वाला है, तो वो सही है, सही निकला है, वो ब्रेकआउट आ चुका है और इन्फोसिस आगे भी जाएगा। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर कहेंगे तो भी मानसी ये बताना जरूरी है कि कल पूरा आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया था, इन्फोसिस ही सिर्फ नहीं, टीसीएस में भी अच्छा खरीदारी देखने को मिला था। 2300 के ऊपर आके बंद किया था, आज हो सकता है टीसीएस भी मेंटेन करेगा गेन। टेक महिंद्रा, माइंडट्री, एनआईटी टेक, सारे आईटी सेक्टर, आईटी में सारे स्टॉक्स में कल अच्छा खरीदारी देखा गया था। एयरटेल टेक, विप्रो में भी देखा गया था, तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर अभी भी परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। मेटल अच्छा रिकवरी दिखा रहा है, अच्छा तेजी दिखा रहा है, मुझे लगता है मेटल को भी फोकस करना है।
पर थोड़ा सा साइडलाइन में बैंकिंग सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है कि अभी भी कंसल्टेशन जरूरी है फ्रेश तेजी जी, दिखाने सिमी। के लिए, तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल्स पर बैंकिंग सेक्टर को वॉच करेंगे। श्योर सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार पर अपडेट लेकर आनंद राठी से हमारे साथ जिगर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। यूएस फेड की बैठक के फैसले से पहले एक रैली तो हम देख ही रहे हैं, वैसे भी सेंटिमेंट पॉजिटिव थे, आगे क्या खरीदारी की ही राय होगी? गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल। आज जैसा कि आपने बताया, आज मिडनाइट में जो यूएस फेड का जो आउटकम आएगा उसके पहले मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में खरीदारी का ही माहौल रहेगा। नो डाउट कल हमने एक डिप देखा था, लेकिन वो एक हेल्थी डिप कंसीडर किया जाएगा और जहाँ पे हमने खरीदारी का माहौल भी देखा हुआ था। गोल्ड अभी भी मुझे लग रहा है ये रैली ही करेगा, क्योंकि ये 1900 के ऊपर सिग्निफिकेंटली सपोर्ट कर रहा है, तो फिर मुझे लग रहा है यहाँ से रैली पॉसिबल है। तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय एट 52,600, 52,500 स्टॉप लॉस, 52,800 इज टारगेट। ओके जिगर, क्विकली क्रूड और साथ ही बेस मेटल्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे। क्रूड ऑयल में आज काफी एक पॉजिटिव फिगर हमें देखा गया है मार्केट में आफ्टर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। क्रूड ऑयल में आज एपीआई की इन्वेंटरीज के नंबर्स आए थे वीकली यूएस के, जो काफी सारा डिप दिखा रहे हैं, ड्रॉ डाउन दिखा रहा है, सो इट्स पॉजिटिव। सो अगस्त बाय अराउंड 3070, स्टॉप लॉस 3040 एंड टारगेट वुड बी 3140। कॉपर मुझे लग रहा है यूएस ने जो स्टिमुलस पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया हुआ है, सो उसके बाद बेस मेटल्स में एक टेम्पररी बाइंग मोमेंटम बन सकता है। सो कॉपर अगस्त बाय 508, 505 स्टॉप लॉस एंड 514 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर नतीजे आए थे और 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। सबसे पहले सिटी की रिपोर्ट देख लेते हैं। अपर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 4,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। कह रहे हैं कंपनी को करीब 13 टाइम्स की ईवी एबिटा पर वैल्यू कर रहे हैं, यानी वैल्यूएशन जिन्हें आकर्षक नजर आ रही है। एंड सीमेंट स्पेस में एसीसी के साथ अल्ट्राटेक इनका टॉप पिक है। सीएलएसए ने जो रेटिंग है इसे अपग्रेड कर दिया, रेटिंग अपग्रेड कर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रही है। लक्ष्य 4,160 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है और ये कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आकर्षक नजर आ रहा है। वहीं जेफरीज भी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखें 4,350 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा एक और स्टॉक है जो काफी दिनों से एक्शन में, एमसीएक्स। यहाँ पर एक बढ़िया रिपोर्ट आते हुए दिखी है मॉर्गन स्टैनली की। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1,600 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया है और ये कह रहे हैं कि एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स में अगर आप देखें तो रिकवरी देखने को मिली और यहाँ से मान रहे हैं कि यहाँ से और अपसाइड भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में करीब 3 से 5% की बढ़ोतरी की है। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है इंडसइंड बैंक पर, सीएलएसए की रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 600 से बढ़ाकर 665 कर दिया है, 527 की क्लोजिंग है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है जहां पर आज फोकस रहेगा। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।